Good evening, Kamini. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Kashish. Good evening, Diksha. Good evening, Sneha. Good evening, Sana. चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, एंड जो मॉर्निंग में अगर नहीं थे तो पता होगा, मैंने बोला था लेक्चर देखने को, देख लिया होगा। तो कर लिया सभी ने ये वाला क्वेश्चन? हो गया? बताओ। अरे किस किसने कर लिया? किसी ने नहीं किया है क्या? अजय, हाँ, क्या है आंसर बताओ। सना का 2/3 आ रहा है, एक्स और वाई दोनों। अजय का 5/6 आ रहा है। कामिनी क्या आ रहा है? 5/6। कशिश का भी 5/6 आ रहा है। दिव्या 5/6, शिवानी 5/6। ठीक है, तो 5/6 ही होगा जब इतने लोगों का आ गया है तो। ठीक है, आज तक आपने किया है नहीं किया है? आप तो आ भी नहीं रहे हो आई थिंक क्लास में। सर मेरा आज एग्जाम था इसलिए क्लास नहीं ली। ठीक है। वैष्णवी, आपने कर लिया? जी सर मेरा नहीं आया है। कितना आया है? कुछ तो आया होगा। सर मेरा पता नहीं क्या बहाना बनाना, सर प्रैक्टिकल था कॉलेज में तो अभी आई हूँ। मधुका के मैसेज आ रहा दी। अरे कौन बोल रहा है भाई? धारा ये की बैटरी धारा तन्नू भाई म्यूट कर लो। पूरा पूरा ही। अब बताओ किससे नहीं हुआ ये वाला, तब तो इसको सॉल्व करेंगे। हिंट तो दे दिया था मैंने। स्नेहा, आपने कर लिया? सर मुझसे भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है। संजना ने नहीं किया। चलो, तो देख लो इसे अब कैसे करना है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको सुबह एक हिंट दे दिया था कि आप इस फिगर को, बेसिकली इस टाइप का जो सेक्शन होता है ना, इसे एक टर्म दिया जाता है, इसे हम बोलते हैं एल सेक्शन। ठीक है, बिकॉज इसका जो शेप है वो आप देख रहे होगे एल जैसा है। तो कभी भी आपको इस टाइप का कोई भी और एल सेक्शन दिया जाए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको जितने छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाहो वो आप कर सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस। सो दैट कि आप क्या करो, छोटे छोटे एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लो, एंड उससे फिर मतलब उसकी हेल्प से जो है आप कंबाइन करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि इस एल सेक्शन को 3 स्क्वायर्स में हम डिवाइड कर लेंगे, बिकॉज नीचे का बेस 2 है, पूरी हाइट इसकी 2 है, और साइड में, साइड वाली जो हाइट है वो आपको 1 मीटर दी है। ठीक है, तो अगर हम ये 1 मीटर हो गया, तो ऊपर जो है ये भी क्या हो गया, ये भी आपका 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 मीटर हो गया, और
और ये 2 मीटर है, ठीक है। तो ये वाला भी जो है वो आपका 1 मीटर होगा, ठीक है, लाइक इस टाइप का हो गया। क्योंकि ये वाली जो हाइट है, अगर ये 1 मीटर है तो ऊपर वाली भी जो लेंथ होगी वो आपकी 1 मीटर के बराबर होगी। तो लाइक इस तरीके से आपको सारी डायमेंशन पता लग गई। अब आप क्या कर सकते हो, इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो लाइक आपने क्या करा, 3 स्क्वायर्स में इसको डिवाइड कर लिया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जहाँ पे उनका खुद का जो सेंटर ऑफ मास है वो C1 C2 और C3 है। तो C1 यहाँ पर आप जो देख रहे हो सेंटर ऑफ मास, ये फर्स्ट वाले स्क्वायर का है। C2 जो है वो सेकंड वाले स्क्वायर का हो गया, और C3 जो है वो यहाँ पर थर्ड वाला स्क्वायर का हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ एक बार, जो भी हैं। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। तो ओरिजिन अगर हम देखें तो ये तो 0,0 ले लेंगे इसको, जो हमने रेफरेंस पॉइंट माना है। ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको ए पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ। और ये जो पॉइंट है कितना हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पर 2 हो गया, और वाई में तो कोई कंपोनेंट है नहीं, तो 2,0। उसी तरीके से यहाँ पे जो है ये वाला जो पॉइंट होगा, ये आपका क्या, मैं इसको बी कंसिडर कर लेता हूँ, और ये 2,1 हो जाएगा। एक्स एक्सिस में आप देख सकते हो 2 मीटर डिस्टेंस है, और वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो 1 मीटर के बराबर है, इसलिए 2,1 हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है इसको मैंने डी कंसिडर कर लिया, ये वाला जो पॉइंट है, बिकॉज सी से हमने वो दिखा रखा है सेंटर ऑफ मास। तो ये आप, ये वाला जो हो जाएगा ये 1,1 हो जाएगा, एक्स एक्सिस में 1, वाई एक्सिस में 1। और उसी तरीके से ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है इसका ऊपर वाला, ये ई हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, बिकॉज एक्स एक्सिस में 1 यूनिट है डिस्टेंस, और वाई एक्सिस में पूरा का पूरा हाइट जो है वो 2 है। और इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट अगर आप निकालोगे, इसे मान लो मैं एफ कह देता हूँ, तो यहाँ पर वाई कंपोनेंट जो है वो आपका यहाँ पर पूरा 2 मीटर है, लेकिन एक्स कंपोनेंट जो है वो 0 है, ठीक है। तो 0,2 हो गया। तो ये इसके सारे जो है कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। अब कॉर्नर पॉइंट्स को यूज करके हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इस पूरे एल सेक्शन का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो एक्स सी एम, ठीक है। एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास के लिए, वो क्या होगा, सुबह हमने फॉर्मूला पढ़ा था, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, ठीक है, ये हो गए। और उसके बाद m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि लाइक ये जो पूरा सेक्शन है एल सेक्शन, ये 3 kg मास का है। तो हमने इसको 3 सेक्शन में जब डिवाइड करा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करा यहाँ पे, तो हर सेक्शन को हमने उसका जो वेट लिया या मास लिया वो 1 kg के बराबर ले लिया, ठीक है। तो हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करा, और हर एक पार्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये m1 m2 m3 जो है ये आपके 1 1 kg के मासेस हो गए। अब इनका डिस्टेंस जो है वो हमें देखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने फर्स्ट वाला यहाँ पर कंसिडर करा है, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला मान लो, ये वाला स्क्वायर में ले लेता हूँ, इसका C1 सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। उसी तरीके से ये वाला स्क्वायर यहाँ पर ले लिया, तो C2 सेंटर सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है इसका। और तीसरा वाला जो स्क्वायर है उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी इसके ठीक बीचों बीच में होगा, एंड इसको मैंने यहाँ पर C3 कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लाइक फर्स्ट वाले के लिए कंसिडर करेंगे, पहला वाला जो आपका स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है। तो पहला वाला जो है स्क्वायर वो आपका ये वाला है, ठीक है। तो पहले वाला स्क्वायर के लिए जब आप यहाँ पर देखोगे m1 इंटू x1 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, m1 क्या है, मास कितना है फर्स्ट वाली प्लेट का, 1 kg है, सबका 1 kg हमने ब्रेक कर रखा है। और x1 यानी कि फर्स्ट वाले का जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, तो वो कितना हो जाएगा। आप यहाँ से क्लियरली अगर देखोगे तो ये जो C1 सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास आपको यहाँ पर दिख रहा है, या ये क्योंकि ये प्लेट का हमने जो सेंटर ऑफ मास कंसीडर किया इसके सेंटर पे कर लिया। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा एल सेक्शन था, अब ये हमारे 3 मासेस बन चुके हैं, जो कि C1 C2 और C3 पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो C1 C2 और C3 पे अब आप इनको एज अ स्फेयर बॉल समझ लो। जैसे आपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में स्फेयर बॉल को लेके
जैसे मैंने आपको बताया था ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपने क्या करा था, स्फेरिकल बॉल्स या मासेस को कंसिडर किया था। अब आप क्या कर रहे हो, ये जो आपने 3 पार्ट्स बनाए हैं, तो हर एक पार्ट को आप छोटी छोटी एक स्फेरिकल बॉल कंसिडर कर रहे हो, जो कि C1 C2 और C3 पॉइंट्स पर है, ठीक है। तो अब M1 क्या हो गया, 1 kg हो गया, और C1 पॉइंट जो है वो आपका ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 0.5 मीटर, ठीक है। 0.5 हो जाएगी, बिकॉज पूरी 2 थी, यहां तक कितनी थी, 1 है, तो यहां तक कितनी हो जाएगी, उसकी हाफ 0.5 हो जाएगी। प्लस M2 कितना है, 1 है मास, और X2 यानी कि सेकंड वाला जो अब आपको यहां पर देखना है, सेकंड वाला मान लो इसको ले लिया, ठीक है, ये यही था हमारा सेकंड वाला। अब ये सेकंड वाला स्क्वायर है, इसका जो सेंटर मतलब ये जो मास कंसेंट्रेटेड है वो C2 पर है। तो अब C2 के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो C2 के लिए जो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, वो 1.5 हो जाएगा, क्योंकि वो आपका यहां से लेके इस C2 पॉइंट तक है, ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से C2 पॉइंट तक है, ठीक है। तो ये हो गया M2 इंटू एक्स टू का मतलब कितना हो गया, 1.5, प्लस M3 मास भी कितना है, 1 kg है, और X3 का जो डिस्टेंस है, अब X3 किसका होगा, थर्ड वाला जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, इसका हमने मास कंसंट्रेटेड कहां पर माना है, उसके सेंटर पे C3 पॉइंट पे। तो C3 पॉइंट का जो अब हमें डिस्टेंस लेना है वो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लेना है, तो वो भी आपका कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर ही हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। और M1 प्लस M2 प्लस M3, 1 + 1 + 1, अब कितना हो जाएगा, 1 इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 1.5 हो गया, और 1 इंटू 0.5 हो गया, नीचे कितना आ गया, 3 आ गया। तो 1.5 और 0.5 2 और 2.5, ठीक है। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। 2.5 को आप जो क्या लिख सकते हो, 5/2 लिख सकते हो, और नीचे आपका 3 भी है, तो ये कितना हो गया, 5/6 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अब आप यहाँ पर इसका y कोऑर्डिनेट जब आप निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1y1 प्लस M2y2 प्लस M3y3, ठीक है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। अब M1 कितना है, 1 है, y1 की लोकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में आप देखो, आपका जो ओरिजिन है वहां से y में कितना डायरेक्शन है, मतलब वहां पर डिस्टेंस कितना है y का, तो आपको जो डिस्टेंस लेना है वो आपको ये वाला लेना है, ठीक है। ओरिजिन से y एक्सिस में C1 पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, ये भी आपका कितना है, 0.5 है, तो ये हो गया 0.5, ठीक है। प्लस M2 आपका 1 है, और y2 यानी कि सेकंड वाला जो आपने पार्ट कंसीडर किया था उसका y में कितना है, तो सेकंड वाला देखोगे तो वो भी आपका 0.5 ही है y एक्सिस में, ठीक है, उसकी जो हाइट है y एक्सिस में वो भी 0.5 है। प्लस M3 आपका 1 kg है, और y3 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, y3, तो y3 का मतलब है कि ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास थर्ड वाले का, ये आपका y मतलब थर्ड वाला मास यहाँ पर है, और इसका जो डिस्टेंस है y एक्सिस में वो कितना है, तो ये हो जाएगा 1.5, ठीक है, ये हो गया 1.5 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 यानी कि 1 + 1 + 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, वही हो गया 0.5, 0.5, 1.5, और उसके बाद ये 3 हो गया, और ये ऊपर 2.5 हो गया, ये 3 हो गया, 2.5 को आप 5/2 लिख सकते हो, इंटू 1/3, यानी कि ये कितना आ गया, 5/6 आ गया। तो एक्स और वाई के दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हमको मिले हैं सेंटर ऑफ मास के, वो हमें मिले हैं 5/6 पर, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5/6 मीटर, 5/6 मीटर, ठीक है। ऐसे करना है ये। तो क्लियर हो गया सभी को, साक्षी, साक्षी समझ आ गया। और स्नेहा,
सर ये जो हमने साइड में ए बी और डी पॉइंट पे 2.0 वाला लिखे थे ना, तो ये हम मतलब इनका क्या यूज किया फिर हमने? यूज इसलिए किया है ना ताकि आपको पता रहे कि डिस्टेंस जो हम मेजर करने वाले हैं, तो इससे एक आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, बेसिकली आप इसमें क्या कर सकते हो, पॉइंट्स को और बढ़ा सकते हो। जैसे ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x में 1 है और y में 0, तो ये आपका 1,0 हो गया। अब मान लो C1 भी आपको चाहिए यहाँ पर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.5, 0 लिख सकते हो। इसी तरीके से C3 भी जो है वो आपका 0.5, 0 पर है। ठीक है, और यहाँ पर मान लो ये C2 है, तो C2 के कोऑर्डिनेट्स भी आप देख सकते हो, कितना है यहाँ पर 1.5, ये कितना है 0.5 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। ये 0.5, ये 1.5 होगा C3 का यहाँ पर। ठीक है, वो इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको पता रहे, या आप अगर नहीं करना चाहते ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखो उसे। लेकिन आपको ये है कि डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि किस डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, और बाकी किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो इस टॉपिक पे, सो दैट की अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी बढ़ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको और इसे आप सॉल्व करो। 2 persons of masses 55 kg and 65 kg respectively. ठीक है, are at the opposite ends of a boat. ठीक है, तो the length of the boat is 3 meter and weighs 100 kg. The 55 kg man walks up to the 65 kg man and sits with him. ठीक है, if the boat is in still water, the center of mass of the system shifts by. ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं A 3 मीटर, B 2.3 मीटर, C 0 और D है 0.75। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपकी AIPMT 2012 का है। ट्राई करो इसे। टू पर्सन है जिनका मास 55 kg 65 kg है, और ये दोनों अपोजिट एंड पे थे, और उसके बाद लेंथ जो बोट की दी है वो आपको 3 मीटर दी है,
और बोट का जो वेट है वो आपका 100 kg के बराबर है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि 55 kg मैन जब आपका 65 kg मैन के पास चला जाता है और उसके साथ बैठता है, और पानी अगर स्टिल है, मतलब पानी चल नहीं रहा है, और बोट जो आपका स्टिल वाटर में है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ पर शिफ्ट होगा? बताओ, हो गया? अच्छा, 2.3 मीटर।
और 0। और बाकियों का क्या आ रहा है? 2.9। 2.9 कौन सा ऑप्शन है? 2.3 था। ठीक है, तो चलो इसका आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी है, यानी कि 0। ठीक है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। अब वो चेंज इसलिए नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, केस आपको कुछ ऐसा दिया था कि एक बोट आपको दी थी। ठीक है, एंड फिर ये बोला था कि भाई दो एंड पे जो है, ये लिखा था कि दो पर्सन है 55 kg और 65 kg, वो अपोजिट एंड पे है। तो एक बंदा यहाँ पर था, ठीक है, और दूसरा बंदा यहाँ पर था। एंड उसके बाद फिर क्या होता है कि लेंथ जो है वो उसकी 3 मीटर दी है। ठीक है, ये आपको 3 मीटर दी हुई है लेंथ। और ये बोला था कि द लेंथ ऑफ बोट इज 3 मीटर एंड वेज 100 kg। ठीक है, तो जो बोट का वेट है वो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आपका 100 kg के बराबर है। ठीक है, तो ये 100 kg हो गया। और ये लिखा है कि 55 kg का जो मैन है वो 65 kg वाले मैन की तरफ जाता है और उसके साथ बैठ जाता है। यानी कि ये वाला जो है, क्या बोलते हैं, बंदा, मान लो ये अगर 65 वाला था, ये 55 वाला था, तो ये बंदा क्या करता है, कहाँ के कौन गया था, 55 kg वाला गया था। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो बंदा है वो इधर गया था इसके पास और इसके साथ जाकर बैठ जाता है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर किस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर पहले से ही बोट आपकी इतनी भारी है जो कि 100 kg की है। ठीक है, तो मतलब ये है कि बोट प्लस इसका जो टोटल वेट है, जो कि आपका 65 और 55, यानी कि 120 kg वो और 100 kg ये, यानी कि 220 kg का सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी जो है बोर्ड के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर नीचे सेंटर में होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है सिस्टम के ऊपर, बिकॉज हम इन तीनों चीजों को, यानी कि दो पर्सन और इस बोर्ड को एक सिस्टम मानकर चल रहे हैं, तो ये सिस्टम पर अगर मान लो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और वो सिस्टम क्या आइसोलेटेड है, तो यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका शिफ्ट नहीं होगा, वो जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब जैसे हमने सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ढूंढने के बारे में पढ़ लिया है कि सेंटर ऑफ मास कैसे आपने पता करना है, तो यहाँ पे दो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, मान लो आपको वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और एक्सेलरेशन के बारे में आपको पता है, जो भी आपका पूरा सिस्टम है उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, तो जो भी उसके मासेस हैं
उसकी वेलोसिटी के बारे में अगर आपको पता है और एक्सेलरेशन के बारे में पता है, तो उनका भी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी या सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, और मतलब कितना होगा वो आप कैसे निकाल सकते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी के लिए वैसे ही सेम फॉर्मूला है, बस जैसे वहां पर डिस्टेंस आता था यहाँ पर आपका वेलोसिटी वाला कंपोनेंट आ जाता है। तो जैसे वहां पर हमने क्या पढ़ा था, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 सो ऑन अप टू mn rn, और डिवाइड कर रहे थे हम उसको मास के सम से। तो यहाँ पर अगर आपको वेलोसिटी कंपोनेंट के बारे में पता है तो आप जो है वेलोसिटी भी निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास की, कि वो कितनी होगी। तो m1v1 प्लस m2v2 प्लस सो ऑन अप टू mn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस जितने भी आपके मासेस होंगे अप टू mn। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए सेम हम यूज कर सकते हैं m1a1 प्लस m2a2 प्लस सो ऑन अप टू mnan, और इसको डिवाइड कर देंगे मासेस के सम से, m1 प्लस m2 अप टू mn। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो लाइक इसका कोई क्वेश्चन होगा तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आप करके देख लेना। ठीक है, तो ये हमने जो फॉर्मूला देखा, ये आपको अगर वेलोसिटी पता है मासेस की, अलग अलग जो भी आपके सिस्टम में मासेस है m1 m2 m3, उनकी अलग अलग वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं v1 v2 v3, तो आप क्या कर सकते हो, उसका जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। कहने का मतलब ये है कि पूरा जो सिस्टम आपका रोटेट कर रहा है, उस रोटेशन की जो ओवरऑल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, मतलब पूरे सिस्टम की, तो वो आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, जहां पर आपका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा होगा। और एक्सेलरेशन भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो अगर आपको हर किसी मास का कंपोनेंट का जो है आपको एक्सेलरेशन पता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और उसके बाद जो है ठीक है, बाकी इस प्रोडक्ट में ये इस चैप्टर में मतलब कुछ वेक्टर से रिलेटेड भी अब काम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक जैसे टर्म जो है कुछ आपके सर्कुलर मोशन से ही मैच करते हैं। जैसे कि हमने वहां पर जो है पढ़ा था, लाइक एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। तो वो कुछ चीजें आपकी यहाँ पर भी है। ठीक है, तो लाइक जैसे सर्कुलर मोशन में हमने देखा था, मतलब आप इसको कंपेयर जो करोगे वो लाइक सर्कुलर मोशन से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एक्सिस के अराउंड जो है वो सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, तो एक बीच में से एक्सिस जा रहा है एंड एक्सिस के अराउंड जो है अगर एक सर्कुलर पाथ बना है, उसमें वो जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ, रोटेशनल मोशन बोल रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन में बेसिकली हो क्या रहा है कि एक्सिस जो है वो आपका कांस्टेंट है या फिक्स है, उसी के चारों तरफ उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उस मास के, जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है या रिजिड बॉडी है, वो आपका रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे कि लाइक सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ लिया है, तो अब हमें ये पता चल गया कि कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है जिसकी कोई डेफिनेट शेप वगैरह नहीं है, तो वो अपने सेंटर ऑफ मास को लेकर घूम रही होगी। ठीक है, तो मान लो मैं क्या करता हूं, मैंने एक ऐसी बॉडी को कंसीडर कर लिया, सपोज इस टाइप की कोई बॉडी है, ये कोई इरेगुलर बॉडी है। ठीक है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ये रोटेट कर रही है। तो अभी के लिए सपोज मैंने इसका जो सेंटर ऑफ मास है, मैंने कहा कि यहां पर लाई कर रहा है, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है। तो आप ये मान सकते हो कि ये जो पूरा आपको इतना बड़ा सा मास दिख रहा है, उसका जो मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म है इस पॉइंट सी पर है। तो अब क्या है ये आपने क्या करना है, अब दूसरी मतलब इस कंडीशन को अब आप ऐसे समझ सकते हो कि लाइक ये आपका एक्सेस रहा, यहां पर आपका ये मास रहा। ठीक है, यहां पर जो है आपका मास है जो कि हमने पॉइंट सी पर रखा है। अब यही बेसिकली क्या करेगा, इस सर्कल में चारों तरफ चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, एक रोटेशनल मोशन के केस को आपने एक सर्कुलर मोशन का केस समझ लिया।
ठीक है। तो आपके लिए जो है इस चीज को समझना आसान हो जाएगा। मतलब कोई भी मास है वो किसी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, तो क्या होगा कि इस पूरे रिजिड बॉडी का जो मास है या सेंटर ऑफ मास जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाई कर रहा होगा। सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने पढ़ लिया कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। तो हमने ये कंसिडर कर लिया कि ये जो बड़ा सा मास था, ठीक है, ये पूरा मास था आपका, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है पॉइंट सी पर है। तो पॉइंट सी अब वो लोकेशन होगी जहां पे इस बॉडी को हम एक छोटी सी बॉडी के रूप में मान रहे होंगे। तो वो पॉइंट सी को मैंने कुछ ऐसे अलग से ड्रॉ कर लिया सपोज, ठीक है, ये इमेजिनरी है सारी चीजें। तो ये सेंटर ऑफ मास जो था या जो सी पॉइंट था हम इसको इधर ले आए। अब ये छोटा सा आप समझ सकते हो कि आपने इतने बड़े मास को, मतलब कहने का ये है कि लाइक इसका पूरा शेप पहले ऐसा था, ठीक है। सपोज ये बोल रहे हैं कि हम ये आयरन का बना था। अब आपने क्या करा, इस आयरन के टुकड़े को पहले तो आपने इस एक्सिस पर घुमाया, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आयरन को आपने मेल्ट करा एंड मेल्ट करने के बाद क्या करा, इसकी आयरन की एक बॉल बना ली, स्फेरिकल बॉल बना ली। तो अब ये जो मास है पूरा स्फेरिकल बॉल में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि आपकी ये वाली है। अब इस स्फेरिकल बॉल को आपको ये पता है कि भाई सेंटर ऑफ मास पहले इस पूरी बॉडी का यहां पर लाई कर रहा था, सपोज यहां से आपका आर डिस्टेंस पर था। तो इसी आर डिस्टेंस पे क्या करा आपने, इस पूरी ये जो आपने मेल्ट करा है उसकी स्फेरिकल एक बॉल बना ली, उसको आपने आर डिस्टेंस पर ऐसे करके टांग दिया और उसको आप घुमाए जा रहे हो। तो अब ये जो एक स्फेरिकल बॉल है, अब ये आपकी किस में आ चुकी है, आपकी सर्कुलर मोशन में आ चुकी है। तो आपने क्या करा, रोटेशनल मोशन के केस को एक सर्कुलर मोशन जैसे केस दे दिया। तो यहाँ पर अब आपके लिए चीजें समझना आसान हो जाएंगी। तो अब हम वही सारी चीजें रिलेट करेंगे जो सर्कुलर मोशन में करते थे। जैसे कि अगर मान लो हमें ये पता करना है कि अगर ये पूरा मास आपका रोटेशन कर रहा है, तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि भाई अब इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले लिया, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास, वो वाला पॉइंट। एंड उस पॉइंट पे इसका सारा का सारा मास, मान लो कि 3 kg का था पूरा, तो 3 kg मास जो है वो सी पॉइंट पर अभी है, ठीक है। तो इतने पर है। तो अब हम सर्कुलर मोशन से कंपेयर करते हुए बता सकते हैं कि भाई जब मोशन हो रहा होगा, रोटेशनल मोशन हो रहा होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट बताएंगे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम उसे। और इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में मैं अब आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और आपको ये याद होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम थीटा से शो करते थे, ठीक है। थीटा से कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लिया, एंड रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग मान लो ये पूरा सर्कल है, तो रेफरेंस पॉइंट मान लो मैंने यहां पर ले लिया, ये मेरा ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट है। तो यहां से ऑब्जेक्ट चल के मान लो यहां इस पोजीशन पर आ जाता है, तो यहां पर ये जो थीटा बनेगा, यही मेरा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और इसको हम किससे शो करते थे, थीटा से, ठीक है। तो ये हो गया, या फिर आप इसको मतलब थीटा ही ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मान लो अगर आपको वेलोसिटी के बारे में बात करनी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, और इसे हम ओमेगा से शो करते हैं, तो ये क्या होता था आपका, डी थीटा बाई डी टी होता था, या आप इसको थीटा बाई टी भी लिख सकते हो, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और उसी तरीके से हमारे पास और क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन था, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसे हम क्या बोलते थे, अल्फा बोलते थे। और वो आपका क्या होता था, डी ओमेगा बाई डी टी होता था। तो ये चीजें आपको याद आ रही होंगी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का आप 2 बार जब डिफ्रेंशिएशन करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। ये सिंपली आप ओमेगा बाई टी भी लिख सकते हो, या डेल ओमेगा बाय डेल टी। डेल ओमेगा मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, जैसे आपका एक्सेलरेशन में होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो वैसे ही आप यहाँ पर भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और चलो ठीक है, फिर अब ब्रेक ले लेते हैं, एंड उसके बाद कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है, 6 बजे से।